वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स को एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उन सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग जो है मेरी वेबसाइट पे जो है जाकर के विजिट करो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है सारी की सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिसे हमें क्या करना है, जिसे हमें पॉजिटिव चार्ज करना है बिना किसी बॉडी को टच कराए हुए। तो देखो जब मैंने आप लोगों को मेथड्स ऑफ चार्जिंग टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि इंडक्शन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बिना बॉडी को टच कराए हुए कोई भी बॉडी को क्या कर देते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, एक मेटल स्फीयर होगा। अच्छा अगर मेटल स्फीयर है तो इसके पास क्या होंगे, इसके पास होमोजीनियस फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और यहाँ पे हमने कुछ दूरी पे क्या रख दी, एक चार्ज बॉडी रख दी। अब जैसे ही हमने जो है इनको छोड़ दिया तो ये जो चार्ज बॉडी है, मान लो ये चार्ज बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज थे, तो यहाँ पे जो हमारा मेटल स्फीयर था जिसके पास होमोजीनियस फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यहाँ पे क्या होगा, आपके चार्ज का पोलराइजेशन होने लगेगा। भाई ये जो निगेटिव चार्ज वाली बॉडी है ये क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये चार्ज आपके क्या कहलाएंगे, बाउंड चार्ज कहलाएंगे। और ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को मींस लाइक चार्ज को क्या करेगी, रेपल करेगी। तो ये चार्जेस आपके क्या कहलाएंगे, फ्री चार्जेस कहलाएंगे। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही हमने एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी मींस एक मेटल स्फीयर से कुछ दूरी पे रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ, ठीक है। और इस नेगेटिव वाली बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव वाले को क्या करने लगी, रेपल करने लगी। तो आप लोग खुद सोचो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर इन सभी नेगेटिव चार्ज की अपने लोग क्या कर दें, अर्थिंग कर दें और वायर को कट कर दें, तो क्या होगा, ये सारे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे इस मेटल स्फीयर में बचे रहेंगे। क्योंकि इसको क्या कर रही है, ये जो चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये इसको क्या कर रही है, रोक करके रखे हुए है, तभी तो ये बाउंड चार्ज कहलाए। भाई यहाँ पे क्या होगा, ये इसको रोके है तो यहाँ पे इस मेटल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अर्थिंग कर दे रहे हैं। तो जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, क्योंकि ये फ्री चार्ज है, ये सारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी, कट द अर्थ वायर एंड रिमूव द कंडक्टर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अर्थ वायर को कट कर देंगे और कंडक्टर को रिमूव कर देंगे। ये चार्ज बॉडी वाले कंडक्टर को रिमूव कर देंगे तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और हमें क्या करना था, हमें मेटल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज को ही तो लाना था। तो आप लोग जरा यहाँ पे फिगर को देखो, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, ये हमारी चार्ज बॉडी थी और ये हमारा मेटल स्फीयर था। हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंडिंग करी। जैसे ही ग्राउंडिंग करी तो सारे नेगेटिव चार्ज क्या हुए, सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गए और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इनको रोक करके रखे हुए थी क्योंकि ये आपके कैसे चार्ज थे, बाउंड चार्ज थे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बेटा, हम लोगों ने इस चार्ज बॉडी को, ये जो कंडक्टर था इसको रिमूव कर दिया और अर्थ वायर को कट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मेटल स्फीयर आ गया जिसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो देखो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे जो फिनोमेना यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलॉम ऑन द अदर बॉडी। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, मान लो ये ए बॉडी है और ये बी वाली बॉडी है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेकेंड के अंदर मान लो इस बॉडी से दूसरी बॉडी में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमें यह बता दो कि 1 कूलॉम
चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। मींस अगर ये फर्स्ट वाली बॉडी सेकेंड वाली बॉडी को 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करती है तो इसको कितना टाइम लग जाएगा। तो यहां पे आप लोग खुद देखो कि हमारे पास हमको क्या पता है, हमको पता है कि 1 सेकेंड के अंदर फर्स्ट वाली बॉडी सेकेंड वाली बॉडी को 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रही है। तो यहां पे हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड के अंदर ये फर्स्ट वाली बॉडी दूसरी बॉडी को कितना चार्ज ट्रांसफर कर रही है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास n कितना गिवन है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, और E हम लोगों को पता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। Q इक्वल्स टू क्या होता है हमारा Ne, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा आपका, n हमारे पास 10⁹ है और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से देखिए Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो यहां से आप लोग देखिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज जो फर्स्ट वाली बॉडी है ये दूसरी बॉडी में 1 सेकेंड के अंदर ट्रांसफर कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई 1 सेकेंड के अंदर इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन्स पहले से दे दिए थे उसने, हमने चार्ज फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, हमको ये बता दो। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में t सेकेंड्स लगेंगे। तो यहां पे आप लोग देखिए सिंपल सी बात है, हम लोगों को क्या करना होगा, यहां पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टाइम बताना है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो आप लोग जरा यहाँ पे देखो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टाइम इक्वल्स टू, आप इसको जब सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा 16, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, तो पॉइंट लगेगा बेटा। तो 8 7 जा 8 8 8 6 जा 48, 20 बचेगा तो 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा तो 8 5 जा 40। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻, ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻10 सेकेंड्स। अब अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। तो देखिए 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स का टाइम लग जाएगा। अब आप लोग चाहो तो बेटा इस टाइम को जो है ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 10⁻9 सेकेंड है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए टाइम हमारे पास क्या था 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो बेटा 6.25 इंटू 10⁻9 अपॉन, भाई एक ईयर में 365 डेज होते हैं बेटा। अब 365 दिन में 24 घंटे होंगे। अब 24 घंटे में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। इस तरीके से आप लोग इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 198 ईयर्स। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो देखिए हमारे पास बेटा एक कप ऑफ वाटर है, मान लो ये क्या है, हमारा कप है, और इस कप के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर प्रेजेंट है। अब हमसे बोल रहा है कि इस वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, हमसे बोल रहा है कि इस वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और कितना नेगेटिव चार्ज रहा होगा, कितना नेगेटिव चार्ज रहा होगा, हमें ये बता दो, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा गया है, वाटर दे रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेटा सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस कप में कितना वाटर गिवन है। तो अपने लोगों ने सपोज किया कि लेट अस सपोज वी हैव 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। हम लोगों ने 180 ग्राम इसलिए लिया बेटा क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमसे बोल रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दो, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर फाइंड कर लें, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लें, ठीक है, या तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड कर लो
या आप लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लो, और उसको अगर हम लोग जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, हमारा 1 मोल कितना कंटेन करता है, 18 ग्राम कंटेन करता है वाटर को। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 1/18 मोल, करेगा कि नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है 180 ग्राम ऑफ वाटर कितना कंटेन करेगा बेटा मोल, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, तो सिंपल सी बात है बेटा 1 ग्राम में 1/18 मोल आ रहा है, तो 180 ग्राम के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 इंटू 1/18 मोल। तो देखिए 18 10 जा 180 होता है, तो हमारे पास कितने मोल वाटर आ गया, हमारे पास 10 मोल वाटर है ना। वी हैव 10 मोल्स ऑफ H2O, और हम लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है कि नहीं करता। और हमारे पास कितने मोल वाटर है बेटा, हमारे पास 10 मोल वाटर है, तो 10 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एवोगाड्रो नंबर को, तो 10 टू द पावर 23 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग जरा देखो, हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये हमें क्या पता चल गया बेटा, ये हमें पता चल गया कि जो कप है उसके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था बेटा कितने प्रोटॉन्स रहे होंगे। तो जरा आप लोग वाटर की बात करो, इन H2O वी हैव, हमारे पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जरा आप लोग चेक करो बेटा। हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें बेटा, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, और कितना प्रोटॉन होगा, यहाँ पे 1 प्रोटॉन होगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे 8 प्रोटॉन हो गए, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 प्रोटॉन्स। तो देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने प्रोटॉन्स निकले बेटा, 10 प्रोटॉन्स निकले, और यहाँ पे हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वाटर के, तो इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कितना कंटेन कर रहा है, 10 प्रोटॉन्स को कंटेन कर रहा है, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2O हमारे पास कितने आ गए बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 प्रोटॉन्स, ये हमारे पास प्रोटॉन्स आ गए कि नहीं आ गए। अच्छा अब हमें अगर यहाँ से बोल रहा है कि हमें पॉजिटिव चार्ज बता दो कि इस वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इससे अगर हम लोग चार्ज ऑन प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है कि नहीं होता है। हमारे पास कितने प्रोटॉन्स थे बेटा, हमारे पास थे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 प्रोटॉन्स, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चार्ज ऑन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने लोगों को क्या मिल जाएगा, अपने लोगों को टोटल पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, ये आ गया। अब आप जब इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर 6 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, 9.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। नाउ आप लोग यहाँ से देखो वाटर क्या था हमारा, ये न्यूट्रल था, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर रहा होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर रहा होगा, क्योंकि भाई वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल है इस समय, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या रहा होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे टोटल
नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज इन वाटर, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 9.6 इंटू 10⁻6 और ये आपका नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना था बेटा, आप लोगों को थर्ड वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अपने लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलॉम्स लॉ में क्या देखा था कि F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और हम लोगों ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, जो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, तो यहाँ पे फोर्स हमारी निकल के आ रही थी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों ही क्या फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही केस में बेटा जो हमारी फोर्स थी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, हमें क्या करना है बेटा, इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। मींस हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। किसके लिए, फॉर द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमको क्या बताना है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को बताना है, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड के रेशियो के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जरा देखिए हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके चार्ज क्या होगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और यहाँ पे क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलॉम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फिगर हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिंपल सी बात है, हम लोगों से बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमको क्या करना है बेटा, इनके Fe और Fg के रेशियो को बताना है, इनका जो मैग्नीट्यूड है इसके रेशियो के बारे में बताना है। तो अगर हम लोग जो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो Fe क्या होगा, तो यहाँ पे Fe हमारा आ जाएगा K इंटू ई स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे जो चार्ज है वो तो सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लोग प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। और यहाँ पे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो एफ जी क्या आएगा, जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर जो है हमारा बेटा एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो ये आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, हमारे पास रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेटा सारे कांस्टेंट की वैल्यू अपने लोगों को पता है, तो के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻9, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका, अपॉन हो जाएगा जी, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻−11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा 9.31 इंटू 10⁻−31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो देखिए आप लोग जो है जब इस वैल्यू को बेटा सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39। तो यहाँ से आप लोग देखो कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपकी
2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स बड़ी है आपके किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये यही तो सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या निकाल लिया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि फॉर 2 प्रोटॉन्स। अब हमको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के रेशियो को बताना है। लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, अब हमारे पास दोनों ही के दोनों प्रोटॉन्स हैं। तो हम लोग इसको भी लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखें तो फॉर 2 प्रोटॉन्स, सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे। तो फॉर 2 प्रोटॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन रखा होगा, ठीक है, और ये r डिस्टेंस की दूरी पे रखे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। अब अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ये r डिस्टेंस की दूरी पे लग रहा होगा, ये r डिस्टेंस की दूरी पे रखा होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखें तो kp² अपॉन r² हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, g mp² अपॉन r²। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, Fe अपॉन Fg इक्वल्स टू kp² अपॉन g mp²। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है बेटा, 9 इंटू 10⁻9। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 -27 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है ये आएगा आपका 1.3 इंटू 10⁻36। तो अगेन आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 1.3 इंटू 10⁻36 टाइम्स बड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो एक्सेलरेशन हुआ है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। और डिस्टेंस यहाँ पे हमें कितना दे रखा गया है, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा गया है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। देखो बी पार्ट के लिए अपने लोगों को क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन हमको ये फाइंड करना है और एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन हमको फाइंड करना है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होगी। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा और एक हमारा प्रोटॉन रहा होगा, r डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं। इस r की वैल्यू कितनी दे रखी गई है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से निकाल लें तो Fe क्या होगा, kq1 q2 अपॉन r²। k की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 क्योंकि हमारे चार्ज एयर में रखे हुए हैं। और चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन r² कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻−10 इंटू 10⁻10। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है ये दैट इज 23.04 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हमसे बोल रहा है कि हमें एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन बता दो और एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन बता दो, यही तो बोल रहा था। तो देखिए आप लोगों ने न्यूटन्स के सेकंड लॉ से एक रिलेशन पढ़ी है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन बताना है तो ये किसके बराबर होगा, Fe अपॉन me। तो देखिए फोर्स हमने फाइंड कर रखी है, दैट इज 23.04 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 9.31 इंटू 10⁻⁻37। तो यहाँ से जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ रहा है बेटा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमसे बोल रहा है प्रोटॉन के एक्सेलरेशन को बताओ। तो देखिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी आपकी, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन। तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, FE अपॉन MP। तो FE क्या है 23.04 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन मास ऑन प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन आपका कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा आपका 1.37 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है बी पार्ट को भी डिस्कस कर लिया, जहां पे हमसे एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के लिए पूछ रहा था। चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held by an insulating handle brought close to A such that the distance between them is 10 cm as shown in figure 1.7a। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर A है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसको अपने लोगों ने नायलॉन थ्रेड से बांध रखा है। इसी तरीके से हमारे पास एक स्फीयर B है जो इस स्फीयर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और इसको हम लोगों ने एक होल्डर से होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में कि द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ A इज नोटेड। हम लोग क्या करेंगे, अब A और B दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, हम लोगों ने इनको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा, तो क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, तो जो रिपल्सिव फोर्स आएगी उसकी वैल्यू को निकालना है। फिर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्फीयर A एंड स्फीयर B आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर C एंड D। अब हमसे बोल रहा है कि आप स्फीयर A और स्फीयर B को अपने लोगों को क्या कराना है, अनचार्ज स्फीयर जो कि हमारा C और D है उससे टच कराना है। तो अगर अपने आप लोग इस क्वेश्चन को समझो अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे कंडक्शन मेथड के बारे में बात हो रही है। कंडक्शन में अपने लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, चार्जेस का ट्रांसफर करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या था, Q1 चार्ज था, जो स्फीयर है उसका चार्ज क्या है Q1 और जो स्फीयर B है इसका चार्ज क्या है Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर अपने लोग उसको R मान लें, तो आप यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन मेथड का यूज हो रहा है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल। अब जैसे ही अपने लोग अनचार्ज स्फीयर C और अनचार्ज स्फीयर D को स्फीयर A और B से टच कराएंगे तो यहाँ पे Q1/2 चार्ज आ जाएगा और इसके पास Q1/2 चार्ज चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसके पास Q2/2 चार्ज आ जाएगा और इसके पास Q2/2 चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हमसे इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नाउ C एंड D आर रिमूव्ड एंड B इज ब्रॉट closer to A at a distance of 5 centimeter. Between their center, what is the expected repulsive of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D are identical in size. तो साइज सबका सेम है। हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने C और D स्फीयर को रिमूव कर दिया तो अब स्फीयर A और B के बीच में जो चार्ज बचा है और इसका जो डिस्टेंस है वो आधा कर दिया, तो हमें जो है फोर्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमारा जो स्फीयर है इसके पास कितना चार्ज है Q1/2 और इसके पास कितना है Q1/2 चार्ज, सॉरी Q2/2 चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई है 5 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे अपने लोगों ने 10 सेंटीमीटर को R माना था, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं सोल्यूशन में एज्यूम करनी है। हमें जो है बेटा फोर्स का रेशियो निकालना है, जो ओरिजिनल फोर्स है और यहाँ पे जो न्यू फोर्स आ रही है इसके रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज वी हैव Q1 charge and Q2 charge on sphere A and B respectively, and the distance between them is R. Now according to Coulomb's law के अकॉर्डिंग
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका F, मान लीजिए जो फोर्स होगी बेटा वो F आ रही है, एंड इट इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई अपने आप की, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, sphere A is touched by sphere C, which is uncharged, and same with sphere B, and same with sphere B touched with sphere D, बाई स्फेयर बी हमारा स्फेयर डी के साथ टच कराया गया। तो ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस या ड्यू टू कंडक्शन मेथड, द नेट चार्ज बिकम्स, नेट चार्ज आपका क्या आ जाएगा, नाउ Q1 हमारे पास अब क्या आ जाएगा, Q1 हमारे पास आ जाएगा बेटा Q1/2। आप यहाँ पे जो है इसको Q डैश भी लिख सकते हो, Q डैश हमारे पास आ जाएगा Q1/2, और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए आपका जो स्फीयर ए था उसके पास Q डैश चार्ज हो गया Q1/2, और स्फीयर बी के पास Q डबल डैश चार्ज हो गया Q2/2, ठीक है। और R आपकी क्या हो गई, एंड द डिस्टेंस बिकम्स R डैश, दैट इज R/2, क्योंकि डिस्टेंस आधी हो गई है। नाउ यूजिंग कूलॉम्स लॉ, अब यहाँ पे अपने लोग अगर कूलॉम्स लॉ लगाएंगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगी आप बताओ। मान लीजिए इसकी जो नेट फोर्स है दैट इज F डैश, क्या होगी, K Q डैश इंटू Q डबल डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो K आपके पास है Q डैश की वैल्यू क्या है Q1/2, Q डबल डैश की वैल्यू क्या है आपके पास Q2/2, और R डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, R डैश की वैल्यू आपकी है R/2 का स्क्वायर। तो देखिए ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो F डैश की वैल्यू आई है बेटा, F डैश की वैल्यू आ गई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमें ओरिजिनल फोर्स और जो न्यू फोर्स आई है उसके रेशियो की वैल्यू भी निकालनी है। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अपने लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, F अपॉन F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी ओरिजिनल फोर्स थी ये न्यू फोर्स के बराबर आ गई। नेट फोर्स बिकम्स इक्वल। तो कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 each equal to Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और इसके वर्टिसेस पे मींस इसके कॉर्नर्स पे 3 चार्ज रखे गए हैं Q1 Q2 एंड Q3, जिनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, Q के बराबर है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड क्या है आपकी L के बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर एक L है तो सभी L के बराबर होंगे, ठीक। अब हमसे क्या बोल रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q विद द सेम साइड प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे हम लोगों को क्या रखना है, Q चार्ज को रखना है, और इसके लिए वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप लोग देखो, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, मान लीजिए जो हमारा Q चार्ज है सेंट्रोइड पे रखा है और ये O पॉइंट है, तो
OB, OA और OC, ये जो तीनों डिस्टेंस होंगे आपके ये इक्वल रहे होंगे। तो यहाँ से अपने लोग क्या कह सकते हैं कि लेट द चार्ज प्लस Q is placed on the centroid of a triangle, on the centroid of a triangle such that from geometry, अपने लोग ज्योमेट्री से क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो OA है और OB है और OC है, ये तीनों डिस्टेंस आपकी क्या इक्वल होंगी, ये तीनों डिस्टेंस आपकी क्या रही होंगी, ये आपकी इक्वल वैल्यूज देंगी। तो मान लीजिए लेट्स इट इज R, मान लीजिए लेट अपने लोगों ने इसको लेट कर लिया कि ये R के बराबर है। तो यहाँ पे अगर अपने लोग फिगर को बनाए बेटा, तो आप लोग जरा फिगर को देखिएगा, हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को नेट फोर्स निकालनी है। अगर हम लोगों को नेट फोर्स निकालनी है तो आप देखो यहाँ पे प्लस Q आ गया आपका, ये क्या है R है डिस्टेंस, ये भी R डिस्टेंस है और ये भी R डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे Q चार्ज रखा है, Q चार्ज यहाँ पे और Q चार्ज यहाँ पे है। तो आप एक बात बताओ ज़रा, ये जो प्लस Q चार्ज है बेटा, अगर हम लोग एक एक करके सारी वैल्यूज़ निकालें तो ये प्लस Q चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज को क्या करेगा, बाहर की तरफ रेपल करेगा, इस तरीके से करेगा कि नहीं करेगा। आपने कहा सर बिल्कुल रेपल करेगा। तो ये O पॉइंट था, ये B था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FOB। भाई फोर्स किसके ऊपर लग रही है, O के ऊपर लग रही है फोर्स, लगा कौन रहा है, B वाला चार्ज। ठीक इसी तरीके से जो प्लस Q चार्ज है ये क्या करेगा, अगेन इसको रेपल करेगा और ये इस तरीके से बाहर वेक्टर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्लस Q चार्ज है A पर, ये भी क्या करेगा, इस तरीके से इसको रेपल कर देगा। तो ये क्या आ गया आपका FOC और ये क्या आ गया आपका FOA। आ गया कि नहीं आ गया। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा, दैट इज़ 120 डिग्री। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एंगल है ये 120 डिग्री। तो क्या आपने लोग फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो तीनों केस के लिए इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। तो अपने लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, F इक्वल्स टू K इंटू स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई। और यही फोर्स की वैल्यू क्या होगी, FOC के लिए, FOB के लिए और FOA के लिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सबका सेम है, ठीक। सो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट F इक्वल्स टू FOA, FOB इक्वल्स टू FOC। ये फोर्स हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अगर फोर्स इक्वल आ जाएगी तो देखो हमारे पास बेटा इस तरीके से वेक्टर बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो आप देखिए भाई इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा था। इधर आपका क्या था FOC, इधर आपका क्या था FOB और इधर आपका क्या था FOA। यही तो था कि नहीं था, सेंटर में हमारे पास O था, ठीक। तो अगर आप लोग यहाँ से देखो दो वेक्टर एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो हमें एफ नेट के लिए फॉर्मूला पता होता है। सो फ्रॉम हेयर FOC and FOB are inclined at an angle of 120 डिग्री। सो एफ नेट क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एफ नेट आ जाएगा बेटा FOC स्क्वायर प्लस ऑफ FOB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ FOC इंटू FOB कॉस्ट थीटा की जगह पे डायरेक्ट 120 डिग्री अपने लोग रख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है इसके बीच में 120 डिग्री। तो यहाँ से आप देखिए एफ नेट हमारे पास क्या आएगी, मान लीजिए आपकी डायरेक्ट यहाँ से आप लिख लो, क्योंकि FOC FOB किसके बराबर है, F के बराबर है, तो ये आपका F स्क्वायर प्लस ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F 2F स्क्वायर कॉस्ट 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। कॉस 120 की वैल्यू आपकी -1/2 होती है, ठीक है। ये 2 से 2 चला गया आपका और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, एक कैंसिल हो जाएगा F स्क्वायर,
ठीक है, तो हमारे पास एफ नेट जो आएगा एफ के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर होगा एफ नेट बेटा ये इन दोनों के बीच से पास कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका एफ नेट है, यही तो एफ नेट रहा होगा भाई, इन दोनों वेक्टर के बीच से रिजल्टेंट जा रहा होगा इसका। अब देखो आप एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे आप बताओ। सो फ्रॉम हेयर अगेन फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट, अपने लोग क्या बोल सकते हैं आप बताओ, वी कैन से दैट, लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ ओ ए एंड एफ नेट फोर्स कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एफ ओ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ नेट, क्योंकि आप आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं फोर्सेस, तो एफ ओ ए प्लस ऑफ एफ नेट, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा बेटा तो आप देख सकते हो एफ ओ ए प्लस ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो सेंटर पे नेट फोर्स लग रही होगी, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो क्या आ रही होगी आपकी 0 के बराबर आ रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है बड़े सिंपल वे में एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंसीडर द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर 1.10। तो एनसीईआरटी में बेटा हमको एक फिगर दे रखा गया है जिसमें क्या बोल रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हमसे बोल रहा है कि हम लोगों को जो है फोर्स की वैल्यू निकालनी है हर एक चार्ज के ऊपर। ठीक है, मीन्स हम लोगों को जो है एफ ए की वैल्यू निकालनी है, एफ बी की वैल्यू निकालनी है और एफ सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अपने लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हुए चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने लोग जो है फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को फोर्स की वैल्यू निकालनी है हर एक चार्ज के ऊपर। तो मान लीजिए आपका ये ए है, ये बी है और ये सी वर्टिसेस हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। यही तो रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा तो अपने लोग जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आर मान ले रहे हैं। ठीक है, इसकी जो साइड है आपकी इसको आर मान ले रहे हैं। तो लेट अस सपोज द इक्विलेटरल ट्रायंगल have a side R। तो सबसे पहले अपने लोग जो है एफ नेट की वैल्यू ए के लिए निकालेंगे। तो केस फर्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी एंड सी। देखिए बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स तो लगाने आते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी को लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको लैंग्वेज भी लिखना होता है। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आप वहाँ पे कैसे सवाल लगाओगे। तो हमसे सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, सारे चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो निकालनी है। तो हम लोग जो है फर्स्ट केस में हम लोग फोर्स निकालने वाले हैं, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू बी एंड सी। तो ए के ऊपर देखो दो फोर्स लगेंगी, बी वाला भी फोर्स लगाएगा और सी वाला भी फोर्स लगाएगा। अब यहाँ से आप देखो जरा, बी जो है पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रेपल करेगा। ठीक है, और सी वाला क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा आप बताइए। ठीक है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हुआ, तो बेटा ये एंगल कितना होगा आपका 120 डिग्री। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि यहाँ पे जो दो वेक्टर्स आपके बन रहे हैं ये 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है कि नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो ये फोर्स क्या आएगी आपकी, देखो ये वाली फोर्स आएगी एफ ए बी। भाई देखो ए के ऊपर फोर्स लग रही है और कौन फोर्स लगा रहा है, बी वाला। अब यहाँ पे देखो सी जो है ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स क्या आ जाएगी, एफ ए सी। यही तो आएगा कि नहीं आएगा।
आपका एफ नेट यहाँ से पास करेगा, क्योंकि इनके बीच का रिजल्टेंट क्या है 120 डिग्री, नेट यहीं से पास करेगा। तो आपको पता है सिंस एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी इक्वल्स टू एफ, भाई देख लो आपका, देखो साइड क्या है बेटा सबकी आर है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सबका क्यू है, तो लगने वाली फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो मान ले रहे हैं ये एफ के बराबर है, और यहाँ से आप डायरेक्टली आगे ये भी बोल सकते हो कि जो एफ बी सी आएगा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज सेम होंगी। तो अभी अपने लोग जो है इसी को लेकर के चल रहे हैं कि एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी इक्वल्स टू एफ, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आप बताओ। कूलॉम्स लॉ को अगर अपने लोग लगाएंगे तो फोर्स की वैल्यू यही आएगी। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एफ ए बी एंड एफ ए सी फ्रॉम फिगर आर inclined at an angle of 120 डिग्री। भाई 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है कि नहीं, आप बताओ। सो यहाँ से एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग क्या बोल सकते हो, जो एफ नेट होगा ए के ऊपर, ये आपका रिजल्टेंट होगा, तो एफ ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस 120 डिग्री। यही तो होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। अब यहाँ से अपने लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है एफ ए बी एफ ए सी सब एफ के बराबर है, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, ए के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी बेटा, वो आपकी क्या आ जाएगी, आप बताओ। एफ स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 चला गया, प्लस एफ से माइनस एफ चला गया, तो आपके पास एफ नेट कितना आ गया बेटा, एफ नेट ऑन ए क्या आ गया, एफ के बराबर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका ए के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक है। केस सेकंड में हम लोग जो है फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए एंड सी, तो ए और सी की वजह से जो बी के ऊपर फोर्स लग रही होगी, हम लोग क्या निकालेंगे, उसके लिए वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन देखिए आपका ये ए था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ये आपका बी था, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज था, और ये सी था जो आपका यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था। यही तो था कि नहीं था। इसके बीच की जो साइड का डिस्टेंस था ये आर था, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो अगर हमें बी के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है बेटा, तो आप देखो ए बी के ऊपर क्या लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको बाहर की तरफ रिपल कर रहा होगा इस तरीके से। और ये जो सी वाला चार्ज है, ये सी वाला चार्ज ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस क्या कर रहा होगा, बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यही तो कर रहा होगा। अगेन यहाँ पे कितना एंगल बनेगा बेटा, 120 डिग्री का एंगल, क्योंकि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो सेम चीज़ आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो फोर्स ऑन बी चार्ज ए एंड सी इज गिवन बाई, आप इसको कैसे बोलोगे, अगेन अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, ये क्या होगी आपकी एफ बी ए, भाई ये एफ बी ए होगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी एफ बी सी। ये होगा कि नहीं होगा। तो आपने क्या कहा सर, अगेन हमारे पास जो एफ नेट ऑन बी आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये इनके रिजल्टेंट के बराबर आएगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा भाई आपका ये 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो अपने पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या लगेगा, एफ बी ए का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ बी सी का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ बी सी इंटू एफ बी ए। कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है बेटा, कॉस 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एफ बी ए इक्वल्स टू एफ बी सी इक्वल्स टू एफ, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है बेटा कि हमारी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो एफ नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन बी क्या आएगी, देखिए
तो हमारे पास ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ऑफ 2f² इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो ये माइनस से पूरा चला गया और ये प्लस माइनस चला गया, सेम वही वैल्यू आएगी आपकी। तो नेट फोर्स ऑन बी क्या आ जाएगी बेटा आपकी, जो नेट फोर्स आएगी बी के ऊपर आपकी, ये आ जाएगी F दैट इज इक्वल्स टू KQ² और अपॉन R²। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फोर्स ऑन बी निकाल लिया, ठीक है। अब अपने लोगों को जो है केस थर्ड को देखना है। केस थर्ड में अपने लोगों को क्या करना है, फोर्स ऑन सी निकालना है ड्यू टू चार्ज ए एंड बी। यही तो करना है कि नहीं करना, आप बताओ। अब यहाँ पे अगेन अपने लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए ए था, बी सी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आर, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपने लोगों ने लेट कर लिया था। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज है। अच्छा आप एक बात बताओ, ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, FCA, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। और ये अगेन बी वाला चार्ज ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा FCB। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी तक क्या हो रहा था कि एंगल हमारा 120 डिग्री के बराबर बन रहा था, लेकिन अब जो हमारी एफ नेट आएगी वो 60 डिग्री के लिए आएगी। तो यहाँ से अपने लोग क्या कह सकते हैं, लेट अस सपोज, देखो FAC, अब यहाँ से आप लोग जरा देखो FCA और FCB की वैल्यू इक्वल आने वाली है, क्योंकि आप लोग देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R और मैग्नीट्यूड भी चार्ज का सेम है। तो लेट अस सपोज FCA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FCB इक्वल्स टू F दैट इज इक्वल्स टू KQ² अपॉन R²। देखो ये वाली चीज़ तो आपके हर एक केस में आपने लिखी है सेम है, लेकिन जो एंगल है यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे जो एफ नेट आएगा उसके लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री आ जाएगा। तो द नेट फोर्स इज गिवन बाय, अपने लोग नेट फोर्स को किस फॉर्मूले से देंगे, सो एफ नेट ऑन सी इक्वल्स टू FCA² प्लस ऑफ FCB² प्लस ट्वाइस FCA इंटू FCB cos 60 डिग्री। यही तो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अपने लोग जो है नेट निकाल सकते हैं वैल्यू। आप लोग देखो FCA FCB सब हमारा F के बराबर है, तो ये आपका क्या आ गया, F² प्लस ऑफ F² प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ F²। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। यही तो होता है कि नहीं होता। तो 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन सी क्या आ जाएगी आपकी, ये आएगी बेटा आपकी F² प्लस F² प्लस F², ये आ गई आपकी 3F² के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3F², यही तो आ रही है। तो हम लोग जब इसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो एफ नेट ऑन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, √3F, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। और F की वैल्यू अपने लोगों को पता है दैट इज इक्वल्स टू KQ² अपॉन R²। तो नेट फोर्स हमारे पास सी के ऊपर कितनी लग रही होगी, ये आपकी 3 टाइम्स √3 टाइम्स ऑफ F के बराबर लग रही होगी, दैट इज √3 KQ² अपॉन R²। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है तीनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑन A, B एंड C की वैल्यू निकाल ली। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर अपने लोग इसको विदाउट स्टेप्स करते, लैंग्वेज नहीं लिखते, तो हम लोगों को बहुत कम टाइम लगता। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉपर लैंग्वेज में किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको भी लिखना बताया है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो इम्प्रेशन बढ़िया बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, contrast the situation with that of
फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फिगर आपको दे रखा गया है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होल्ड करके रख दिया। अब मान लो हमने जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने इलेक्ट्रॉन को रखा इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब हम लोगों ने इसको यहाँ पे हवा में ऐसे रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये यहाँ से जब बिल्कुल नीचे आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम चीज़ आपको नेक्स्ट केस में बोल रहा है। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अब हमारे पास मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। तो अच्छा प्रोटॉन है, तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर हमने इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ से पास करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। अब आपका प्रोटॉन यहाँ पे रखा है, मान लो ये प्रोटॉन है आपका, तो प्रोटॉन क्या करेगा, ऊपर से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो कहाँ जाएगा, या आपके निगेटिव रीजन की तरफ जाना चाहेगा। तो हमसे बोल रहा है कि इस केस में भी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा गया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमसे बोल रहा है टाइम बता दो, कितने टाइम में जो प्रोटॉन है ये ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू कंप्यूट द सिचुएशन या कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। और एक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या बोल रहा है, हमें उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोगों को क्या क्या दे रखा गया है, एस 1.5 सेंटीमीटर दे रखा गया है, तो इसको अपने लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा गया है, दैट इज 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देखो जरा, हमसे बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लेगा, अपने लोगों को ये बताना है। तो हम लोगों से डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, और डिस्टेंस के बारे में अगर बात करेगा तो आप एक बात बताओ, हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s = ut + ½ at²। वहीं से तो हम लोग टाइम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो वहां से हम लोग टाइम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स भी तो लग रही होगी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही होगी। एंड वी नो दैट, अपने लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं F = क्या होता है आपका, QE के बराबर होता है। अब यहाँ पे Q क्या है बेटा, केस नंबर फर्स्ट में आपका Q क्या है बताओ, Q हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन हमारे पास Q की वैल्यू क्या होगी, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अगर अपने लोग फोर्स को देखें तो F कितनी आ जाएगी, आप देखो F = क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू E कितना है आपका, 2 × 10⁴। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आप बताओ, फोर्स की वैल्यू मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 × 2 करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 प्लस का 4 10⁻⁻15 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। फोर्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा देखो हमारे पास अगर फोर्स आ गई है तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो अपने लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो वी नो दैट, अपने लोग ये जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = ma के बराबर होता है। तो a = क्या हो जाएगा, F/m के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मास किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्स हमारी कितनी आई थी, 3.2 × 10⁻15 माइनस का 15 न्यूटन, यही तो आई थी कि नहीं आई थी। आप ये यूनिट ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.3
3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 3.51 आएगा आपका। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3.51 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे देखो क्या बोल रहा था, हमसे बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे फॉल करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर टी हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग न्यूटन्स की जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो S इक्वल्स टू क्या था आपका, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपका ये फिगर इस तरीके से था भाई, ये माइनस था, ये प्लस था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस तरीके से क्या कर रही होगी, प्लस से निगेटिव की तरफ जा रही होगी। और यहाँ पे अपने लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रखा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, u क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ये जो ut है ये टर्म आपका जीरो हो गया। ठीक है, हमको S दे रखा गया है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक, और हाफ एक्सिलरेशन अभी अपने लोगों ने निकाला कितना, 3.51 इंटू 10 टू द पावर 15 और टी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 2 इधर भेज दो, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा आप बताओ भाई, ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 अपॉन 3.51 इंटू 10 टू द पावर 15, ये अपॉन में चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3.51 इंटू 10 टू द पावर 15 का रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट देगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो टाइम हमारे पास आएगा बेटा 2.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 सेकेंड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही यहाँ पे अपने लोग इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड के अंदर क्या होगा, ये ग्राउंड को टच कर जाएगा, ये पॉजिटिव वाले चार्ज के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 3.51 इंटू 10 टू द पावर 15। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है 10 टू द पावर 15 के टाइम्स आ रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन है कि नहीं है। और आपको पता है हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग मान लो इसको 10 मान ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन आ रहा है ये 10 टू द पावर 15 टाइम्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन है दैट इज मच मच लार्जर। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था, आपको याद होगा एक क्वेश्चन भी था, वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके बीच में एक रिलेशन निकाला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेटर देन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं। तो देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के केस में टाइम की वैल्यू निकाल ली, टाइम हमारा कितना आ गया 2.92 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब देखो सेकेंड पार्ट में अपने लोग देखते हैं, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि देखो अब हम लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो आप बताओ भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हैं। तो ये भाई ऐसे जाएंगी। और इस बार हमने यहाँ पे क्या रख दिया, प्रोटॉन को रख दिया। तो देखो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एस की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे अपने लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फोर्स तो सेम ही रहेगी, F इक्वल्स टू क्या है, QE, वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम रहेगी और प्रोटॉन के लिए भी सेम रहेगी। तो F की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। फोर्स आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ से अपने लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, A इक्वल्स टू F अपॉन मास। अब यहाँ पे मास किसका होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको आपको याद रखना है। तो प्रोटॉन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ये कितना आएगी, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप इसको जब कंप्यूट करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे, तो हमारे पास प्रोटॉन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट इज 1.91 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, भले ही हमारा जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है दैट इज मच मच ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से अपने लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन, अपने लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्या कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि हमें ये टाइम बता दो, हमें वो टाइम बता दो जब हमारा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड को टच कर जाएगा। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT²। अगेन जब हमने यहाँ पे प्रोटॉन को रखा होगा, तो प्रोटॉन को फ्रीली रखा होगा, तो आप बताओ प्रोटॉन क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, तो आपका ये जो UT वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज U क्या है आपका 0 है। तो S हमारे पास कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और 1/2। एक्सेलरेशन कितना है अभी अपने लोगों ने फाइंड किया, 1.91 इंटू 10⁻12 इंटू टाइम का स्क्वायर। इधर ये 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप देखो T² इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.91 इंटू 10⁻12। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू कितनी आएगी, √3 अपॉन 1.9 इंटू 10⁻, ये -2 है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपने लोग टाइम की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखो 10⁻⁻7 तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो हमारा प्रोटॉन है इसको 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड लगे ग्राउंड तक पहुँचने में। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखो इसका जो बी पार्ट है, इसमें ये बोल रहा था कि जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन बोल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ। क्योंकि भाई हमारे पास आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो, ये 10⁻15 टाइम्स आ रहा है और ये कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 होता है मान लो। तो इस वजह से अपने लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी इग्नोर स्मॉल g। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10⁻⁻8 coulomb and minus 10⁻⁻8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at the point A, B and C as shown in the figure 1.14. तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या दे रखा गया है, एक फिगर दे रखा गया है और इस फिगर में हमसे बोल रहा है कि हम लोगों को ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो एक एक करके हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ए द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने लोगों को सबसे ज़रूरी होता है फिगर।
जिस पॉइंट पे हमसे बोलता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना होता है, वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है, ए पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि जो Q1 चार्ज है ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और Q2 आपका क्या है, -10⁻⁻8 कूलम। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा गया है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रेपल करेगा। ठीक है, तो ये रेपल करेगा तो इस तरफ रेपल होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये क्या आएगी, EA ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। भाई देखो हमारा पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लग रही है, फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से लग रही है, और किस पे लग रही है, ए वाले पे। ठीक है, तो EA1 हमारा क्या हो गया, इस तरफ आएगा। और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को देखें, दैट इज -Q2 चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड -10⁻⁻8 कूलम है, ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EA2। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से ई नेट की वैल्यू देखें, अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए देखें, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, EA1 प्लस ऑफ EA2। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करें, तो हम लोगों को पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के लिए आप देखो सेम है, डिस्टेंस जो है हमको सेम दे रखा गया है, दैट इज 0.05 मीटर और 0.05 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड आपका क्या है, 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस है, दोनों चीज़ें अगर सेम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले चार्ज और सेकेंड वाले चार्ज की वजह से होगी, ये क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, सिंस EA1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KQ/R²। ठीक है, अगर अपने लोग वैल्यू को कैलकुलेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, आप देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ ट्वाइस ऑफ KQ/R²। ठीक है, अच्छा K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9। Q कितना है हम लोगों को दे रखा गया है, 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और R कितना है हमारे पास, 0.05 मीटर। तो अगर हमारे पास R कितना है, 0.05 मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 5 × 10⁻2 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग R² करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻4। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो नेट फील्ड, अब अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे क्या आएगी आपकी, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये 10⁻9 प्लस का और ये माइनस का 8, तो 10⁻1 बचा, और ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 25 अपने लोग जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻, ये आपका आ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पे आएगी, इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q1 और Q2 चार्ज की वजह से, दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमको जो है बी पार्ट पर, ठीक है, हम लोगों को बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर दोनों पर क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से फिगर ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे कंडीशंस देखेंगे। तो देखिए केस सेकंड की अगर हम लोगों को बात करी जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी पॉइंट, तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं। तो हम लोगों के पास ये फिगर दे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो Q1 चार्ज था, यहाँ पे क्या था, Q2 चार्ज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखो C वाला चार्ज रखा है। ठीक है, इससे 0.05 मीटर की दूरी पर हमें B पॉइंट दे रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, A पॉइंट था, और ये डिस्टेंस अगेन कितनी थी, 0.05 मीटर, और ये कितना था, 0.05 मीटर। ठीक है, आप जरा यहाँ से देखो, हम लोगों से क्या बोल रहा है, बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अपने लोगों को। तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये Q1 आपका पॉजिटिव था और Q2 आपका नेगेटिव था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा गया है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रेपल करेगा। अगर ये रेपल करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EB1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले चार्ज ने किसके ऊपर फोर्स लगाई, बी वाले के ऊपर। ठीक है, तो ये EB1 आपका इधर आ गया, और ये माइनस चार्ज है,
देखिए माइनस क्या है, और ये आपका सेकंड वाला चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका EB2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी पॉइंट पे होगी ये क्या आएगी, रिजल्टेंट जो है हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी चार्ज क्या हो जाएगा आपका EB1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका EB2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा देखिए EB1 के लिए अगर अपने लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आपको पता है यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपकी दैट इज 0.05 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखोगे KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 लिख दीजिए आप यहाँ पे माइनस ऑफ KQ2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे R डैश ले लो। ठीक है, R डैश का स्क्वायर, तो R कितना है आपका 0.05 मीटर, और ये जो R डैश है ये आपका कितना है, ये आपका है 1.05 मीटर। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, तो क्या आएगा 9 × 10⁻9, Q1 कितना है 10⁸ अपॉन R स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 × 10⁻2 का स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा अगेन आपका 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻8 अपॉन, अब यहाँ पे R डैश कितना आ जाएगा आपका 1.05 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 1.05 R स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3.6 इंटू 10⁻4। ठीक, माइनस ये क्या हो जाएगा, आप जब इस टर्म को सॉल्व करोगे, देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके बी पॉइंट पे आ रही होगी दैट इज़ ये कितनी हो जाएगी आपकी 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब हम लोग जो है थर्ड केस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस में हमसे क्या बोल रहा था कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी सी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी इज गिवन बाय, तो अपने लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो अपने लोगों को अगेन फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल था, यहाँ पे देखो हमारे पास Q1 चार्ज था जो पॉजिटिव में था, Q2 क्या था आपका नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। यहाँ पे देखो B पॉइंट था आपका, ये A पॉइंट था। ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस हमको 0.1 मीटर यहाँ पे दे रखी गई थी और ये कितनी थी 0.05 मीटर। ठीक है, ये अंडरस्टूड हो गया आप लोगों को, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमसे क्या बोल रहा है, सी पॉइंट पे हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लोगों को निकालनी होती है हम लोग वहाँ पे क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा EC1 वेक्टर, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो इधर क्या आ जाएगा EC2 वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मान लो ये 20 से पास करेगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा EC नेट। ठीक, तो देखो ये 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर दे रखा गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड, भाई दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो EC1 और EC2 की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, और ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों साइड्स अगर सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये 0.1 मीटर 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपका, तो ये 60 डिग्री का होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर अपने लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि वेक्टर EC1 किसके बराबर होगा, वेक्टर EC2 के बराबर होगा। दैट इज मान ले रहे हैं कि ये E वेक्टर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, इक्वल्स टू निकाल ले रहे हैं 9 × 10⁻9, Q कितना है 10⁻−8 कूलम अपॉन R स्क्वायर क्या है 0.1 इंटू 0.1 है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग जो है नेट निकाल लेते हैं EC नेट। तो EC नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, भाई दो वेक्टर्स 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे EC1 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक, प्लस EC2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 EC1 वेक्टर इंटू EC2 वेक्टर इंटू कॉस
120 डिग्री। अच्छा कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2। और हम लोगों ने देखा कि ये सब सेम होंगी तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो ई वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ ई वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर लेट कर रखा है कि ये ई वेक्टर के बराबर है। यहाँ क्या आ जाएगा 2e स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 चला गया, 1 प्लस 1 माइनस चला गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी कितनी आ जाएगी, ई सी के बराबर, ई सी वन के बराबर आ जाएगी या ई के बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू अपने लोग रख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 10⁻−2 लिख सकते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ से आप देखिए 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। Two charges of plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field at A point में क्या बोल रहा है, point P on the axis of the dipole that is 15 centimeter away from its center O, side of the positive charge as shown in the figure. And B part में क्या बोल रहा है, A point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं +-10 माइक्रोकूलम के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हम लोगों को गिवन क्या दे रखा गया है, हम लोगों को गिवन दे रखा गया है Q1 इक्वल्स टू Q2 दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हम लोगों को चार्ज दे रखा गया था तो इसको अपने लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻5 कूलम। ठीक, अब ये क्या बना रहा है, एक डायपोल बना रहा है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी गई है, दैट इज डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी गई है 5 mm। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसको कि जो 12 की वैल्यू दे रखी गई है हम लोगों को कितनी दे रखी गई है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, आप देखिए डेरिवेशन करते समय 12 ले सकते हो और न्यूमेरिकल्स को निकालते हुए आप लोग क्या ले सकते हो, सिर्फ L ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको L भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, ये पॉइंट में हम लोगों को जो है एक फिगर दे रखा गया है और हमसे बोल रहा है ये जो डायपोल है आपका, इसके सेंटर से, मान लो इस डायपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी P पॉइंट पर हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन एक्सियल लाइन। तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ऑन पॉइंट P। ठीक है, अब ये कौन सी पॉइंट है आपका, ये एक्सियल लाइन है, तो ड्यू टू एक्सियल लाइन। अच्छा, यहाँ पे आप एक कंडीशन भी देख सकते हो कि जो R है, आप यहाँ से देखो कि जो R की वैल्यू है और ये जो बीच में डायपोल डिस्टेंस है L, R इज मच ग्रेटर देन L वाली कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही है, आप बताओ। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हमारा R जो है, ये जो R है ये बहुत बड़ा होता है कंपेरेटिव टू L, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग जो है L को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेट इज एक्सियल लाइन के लिए, ई एक्सियल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है, क्या आता है 2kp अपॉन r³। ठीक है, जहाँ पे p क्या होता है, हमारा डायपोल मोमेंट होता है और r क्या होता है, डिस्टेंस होता है भाई। ठीक, तो हम लोग जो है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को पहले से ही बोल रखा है कि जो R है ये बहुत बड़ा है L से। R कितना है 15 सेंटीमीटर और आपका जो L है दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये बहुत छोटा है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ई एक्सियल इक्वल्स टू 2kp अपॉन r³। तो अगर हम लोग यहाँ से ई एक्सियल की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 2k क्या होगा आपका 9 इंटू 10⁻⁹, p क्या हो जाएगा आपका q इंटू L। अच्छा, q हमको कितना दे रखा गया था 10⁻⁻5 कूलम और L कितना दे रखा गया है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और हमारे पास दे रखा गया है r³ आपका कितना है, दैट इज आप लोगों को पता है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ई एक्सियल कितना आ जाएगा 2.666 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
तो ई एक्सियल हमारे पास आ गया। ठीक, इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन निकाल सकते हो। अब देखो बी पार्ट में हम लोगों से क्या बोल रहा है, बी पार्ट में हम लोगों को इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका प्लस का 10 माइक्रोकूलम हो गया, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, क्यू पॉइंट पे हम लोगों से क्या बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आर हम लोगों को अगेन हम लोगों को एल कितना दे रखा गया है भाई, सिंपल सी बात है, एल यहाँ पे आपका 5 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, और आर आपका कितना है 15 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो आर इज़ मच ग्रेटर देन एल वाली कंडीशन बन रही है। तो आपको पता है अगर आर इज़ मच ग्रेटर देन एल होगा तो ई इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होता है अपने लोगों के पास फॉर्मूला, ई इक्वेटोरियल लाइन के लिए फॉर्मूला होता है KP/R³। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 KP/R³ की वैल्यू निकाली थी, तो 2 KP/R³ की वैल्यू क्या आई थी 2.66 इंटू 10⁻, भाई हम लोगों के पास अभी वैल्यू आई थी 2.66 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू डाल दे रहे हैं और निकाल ले रहे हैं 9 इंटू 10⁻⁹। पी क्या होगा आपका, क्यू कितना है 10⁻⁻⁵, एल कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन R³ क्या हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। ठीक है, तो ई इक्वेटोरियल क्या होगा, आप लोगों को दिमाग लगाना है, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, क्या आएगा, आप लोग इसको लिख सकते हो 1.34 या 33 समथिंग आएगा, तो 1.34 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि हम लोगों को एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम लोगों ने बड़े आराम से एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू एल, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, इसको आइडियल डायपोल मान करके चलते हैं, और हमारे पास तब जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। वैसे आपका जो फॉर्मूला होता है ई एक्सियल का, ये क्या हो जाएगा इस केस के लिए 2 KP/R³। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आपका क्या हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो KP/R³। ठीक है, अगर हम लोग इसका रेशियो निकालना चाहें तो आप लोगों ने देखा था रेशियो इसका क्या आता है 2:1 के बराबर आता है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27 आर EX इक्वल्स टू α(x⁴1/2), EY इक्वल्स टू 0 एंड EZ इक्वल्स टू 0 इन विच अल्फा इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, ए पार्ट में क्या बोल रहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एंड बी पार्ट में बोल रहा है द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट अल्फा इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब दे रखा गया है, और इस क्यूब को हम लोगों ने क्या रखा है बेटा, इस क्यूब को हम लोगों ने जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट में हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, वाई और जेड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से फिगर को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से इधर वाली सरफेस से पास कर रही होंगी, और इधर से क्या निकल रही होंगी, इस क्यूब के इस फेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो सिर्फ दो फेस से क्या हो रही होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। तो इन दोनों फेसेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा हम लोगों को वो निकालना है, और बाद में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन हम लोगों को क्या क्या है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो गिवन हमको दे रखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स कंपोनेंट के लिए दैट इज α(x⁴1/2). ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखो क्यूब के लिए जो लेंथ दे रखी गई है दैट इज ए दे रखा गया है। ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी कितना है, ए है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो फ्लक्स होगा ये दो रीजन के लिए निकलेगा, एक तो ये राइट वाले पोर्शन के लिए, तो हम लोग इसको φr से रिप्रेजेंट कर देंगे, और एक रीजन हमारा क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला फेस है तो ये क्या है, इसको हम लोग φl से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए EX दे रखा गया है α(x⁴1/2), जहां पर अल्फा हमारे पास कितना दे रखा गया है 800 न्यूटन सेंटीमीटर, आप यहां से देख सकते हो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कि पावर 1/2 दे रखा गया है। ठीक, यहाँ पे अल्फा हमारे पास 800 दे रखा गया है। ठीक है, हमसे बोल रहा है फ्लक्स बता दो। तो देखिए ए पार्ट में बोल रहा है फ्लक्स
थ्रू द क्यूब। हम लोगों को क्या बताना है, फ्लक्स की वैल्यू को बताना है। और x हमारा यहाँ पे कितना है, देखिए अल्फा नहीं है, यहाँ पे जो x दे रखा गया है वो आपका 0.1 मीटर दे रखा गया है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये x है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट वाले रीजन के लिए फ्लक्स की वैल्यू को निकालें तो हम लोगों को पता है फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दे रखी गई है कितनी, अल्फा एक्स की पावर 1/2। एरिया क्या होगा आपका, क्योंकि देखो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा तो ए इंटू ए, यहाँ पे अपने लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा के बारे में बात करनी है, कॉस थीटा क्या होगा आपका, हम लोगों को कॉस थीटा एक्चुअल में हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर के लिए एंगल। तो देखो इस सरफेस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे तो देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ये कॉस कितना आएगा, कॉस 0 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो अल्फा हमारा अल्फा रहेगा, एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो एक्स क्या डिस्टेंस है आपका, तो एक ये ए और एक ये, तो इतना डिस्टेंस आपका क्या है, 2a के बराबर है। तो यहाँ पे x की जगह पे अपने लोग क्या रखेंगे, 2a की पावर 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और हम लोगों को पता है cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग, तो यहाँ से अगर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा था, अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोग वैल्यू सारी लास्ट में पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1/2, तो हम लोग इसको √2 लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, a की पावर 1/2, तो a की पावर 1/2 प्लस 2। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो राइट वाले क्यूब फेस के लिए हमारे पास जो क्यूब था, इस क्यूब के राइट वाले फेस के लिए जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप यहाँ से देखिए √2 अल्फा a की पावर 2 2 जा 4 + 1 5 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये देखिए हम लोगों को पहले रीजन के लिए जो आपका राइट वाला फेस है इसके लिए हम लोगों को क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया, ठीक। अब हम लोग इसी तरीके से जो लेफ्ट वाला रीजन था, जो लेफ्ट वाला फेस था आपका बॉक्स क्यूब था, इसके इस फेस के लिए अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो आप जरा यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही हैं, और इसकी सरफेस पे अगर अपने लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो थीटा कितना आएगा, यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो आप देखिए लेफ्ट फाई एल अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाले फेस के लिए ई ए कॉस थीटा, ठीक है। एन कैप आपका एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन दे रखी गई है अल्फा एक्स की पावर 1/2, एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इस बार यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री। और आपको पता है कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 के बराबर। तो फाई एल कितना आ जाएगा आपका, अल्फा आपका अल्फा रहेगा, एक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो आप फिगर को देखो तो ये जो डिस्टेंस थी ये सिर्फ आपको ए दे रखी गई थी, तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 180 कितना होता है आपका, -1 के बराबर। तो ये फाई एल क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा था बेटा कि हम लोगों को इस क्यूब के लिए फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, तो फ्लक्स भी आपका राइट वाले रीजन और लेफ्ट वाले रीजन की वजह से आया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेट अगर हम लोगों को फ्लक्स निकालना है, अगर हम लोगों को फाई नेट की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, फाई राइट प्लस ऑफ लेफ्ट, जो राइट फेस था और लेफ्ट फेस था उन दोनों के फ्लक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे और सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्यूब के लिए। तो फाई आर कितना निकल के आया था, √2 अल्फा, आप इसको अल्फा लिख दीजिए, अल्फा ए की पावर 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा ए की पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आप अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन ले लें अगर अपने लोग, तो क्या आ जाएगा, √2 - 1, ठीक है। अल्फा कितना था, क्वेश्चन में हमको दे रखा था 800, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी गई थी, ए की वैल्यू आपको दे रखी गई थी 0.1 की पावर 5/2, और ये आपका क्या आ जाएगा, √2 को 1.414 लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है।
तो अब आपने लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 800 इंटू 0.1 पावर 5/2 इंटू ये क्या आ जाएगा 0.414। इसको जब अपने लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा क्यूब के लिए दैट इज इक्वल्स टू 1.047 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम के बराबर आएगा। तो ये हमसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था कि हम लोगों को नेट फ्लक्स की वैल्यू बतानी थी। नेट फ्लक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1.047 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों से बोल रहा था कि हम लोगों को क्यू नेट की वैल्यू बतानी है, जो भी हमारे पास नेट चार्ज होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है वी नो दैट, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है आपका फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हम लोगों को चार्ज बताना है तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हम लोगों ने निकाला था 1.047 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9.271 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारा नेट चार्ज, जितना चार्ज इनक्लोज हुआ होगा क्यूब के अंदर हमारे चार्ज की वैल्यू आ रही होगी। तो क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इट इज गिवन दैट 200 न्यूटन पर कूलॉम। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इट इज 200 न्यूटन पर कूलॉम एंड फॉर एक्स लेस देन 0 इट इज माइनस का 200, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा गया है और इस सिलेंडर का ये ओरिजिन है, मान लो ये आपका ओरिजिन है। इसके राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस ले रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी गई है दैट इज 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इसके निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसके निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा गया है, माइनस का 200 न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड दे रखा गया है। ठीक, हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमको जो है ये जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके लिए हम लोगों को रेडियस दे रखी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी गई है सिलेंडर की दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। तो देखिए हमारे पास ये दोनों फ्लैट सरफेस हैं, हमसे बोल रहा है कि अब इन फ्लैट सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की वैल्यू को बता दो। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो बता दो। सी पार्ट में बोल रहा है कि नेट फ्लक्स बता दो और डी पार्ट में बोल रहा है जितना इस सिलेंडर के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो। तो एक एक करके अपने लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, यहाँ से आप देख सकते हो, और इस सिलेंडर के सेंटर से 10 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस दे रखा गया है और 10 सेंटीमीटर का अपने लोगों को ये डिस्टेंस दे रखा गया है। रेडियस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फ्लक्स निकालेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, फिर और हम लोग निकालेंगे लेफ्ट रीजन के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें राइट हैंड साइड के लिए और फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो अगर हम लोग फ्लक्स देखें तो फ्लक्स राइट हैंड साइड के लिए क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एरिया वेक्टर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बेटा ये आपकी सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर 0 डिग्री। अगेन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से पास कर रही हैं, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर रखा तो यहाँ पे भी थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक है,
तो राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स आएगा दैट इज ई ए कॉस थीटा के बराबर, और ई हमको दे रखा गया है कितना, 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एरिया के लिए रेडियस दे रखी गई है, क्योंकि ये फ्लैट रीजन है बेटा, इसके लिए रेडियस दे रखी गई थी 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लें तो 5 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक, थीटा कितना है आपका 0 डिग्री, अभी अपने लोगों ने निकाला। तो राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स होगा दैट इज 200 × 5 × 10⁻², क्योंकि एरिया दे रखा गया है बेटा तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और कॉस 0 डिग्री आ जाएगा आपका। कॉस 0 किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स आएगा दैट इज 200 × 3.14 इंटू 25 की पावर 10/4। तो ये आपके पास राइट रीजन के लिए फ्लक्स आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू आएगी राइट रीजन के लिए दैट इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब लेफ्ट वाले रीजन के लिए फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लेफ्ट वाले रीजन के लिए फ्लक्स क्या आएगा, अगेन ई ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना होगा, अगेन 0 डिग्री, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो ई आपका कितना है 200 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और थीटा आपका कितना आएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हम लोग लेफ्ट रीजन के लिए फ्लक्स निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो लेफ्ट रीजन के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो जितना फ्लक्स हमारा राइट हैंड साइड से जा रहा होगा उतना ही हमारा फ्लक्स क्या आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड रीजन के लिए आ रहा होगा। हमसे ए पार्ट में क्या बोल रहा था कि अपने लोगों को नेट फ्लक्स बताना है फ्लैट सरफेस के लिए। तो नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होगा फॉर फ्लैट सरफेस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा फाई आर प्लस फ्लक्स बाय राइट रीजन के लिए प्लस लेफ्ट रीजन के लिए, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 3.54 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या बोल रहा था कि हम लोगों को जो कर्व सरफेस है, ये जो हमारा सिलेंडर था, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस के लिए, अगर हम लोग इसकी कर्व सरफेस के बारे में बात करें तो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स आ गया था, ये आपकी कर्व सरफेस थी ऊपर वाली। ठीक है, इसके लिए हमसे बोल रहा है फ्लक्स की वैल्यू बताओ। अच्छा आप एक बात बताओ, इस सरफेस पे जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी सरफेस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो एरिया वेक्टर आपका क्या आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है एरिया वेक्टर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही हैं और निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पास कर रही हैं। तो हर एक केस में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस देखें, कर्व सरफेस के लिए अगर अपने लोग फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। सिंस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, तो ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो फ्लक्स हमारे पास जो कर्व सरफेस के लिए आएगा ये किसके बराबर आ रहा होगा, ये आपका 0 के बराबर आ रहा होगा। बी पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक, अब सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों से सी पार्ट में बोल रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स फॉर द सरफेस। तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स फॉर द सिलेंड्रिकल सरफेस, जो सिलेंड्रिकल सरफेस होगी उसके लिए जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, राइट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स है, लेफ्ट वाले रीजन के लिए जो फ्लक्स है, और साथ ही साथ जो कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स है, इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो ये क्या आया था आपका 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा, फाई नेट की वैल्यू जो सिलेंडर के लिए आएगी दैट इज 3.54 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब इसके डी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे डी पार्ट में बोल रहा है कि हम लोगों को क्यू की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है फाइनाइट इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा फाइनाइट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई हमारे पास फ्लक्स कितना आया भाई, फ्लक्स हमारे पास आया 3.54, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12।
तो इसको जो अपने लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा बेटा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो नेट क्यू इनक्लोज आ रहा होगा दैट इज 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड टू इट टू हैव कंस्टिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस का Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius of r. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है एक स्फीयर दे रखा गया है और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो आपको जैसे ही सॉलिड स्फीयर की बात करी जाए क्वेश्चन में तो आपको याद आ जाएगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए। तो क्वेश्चन हमारा कुछ उसी तरीके का है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस स्फीयर में सेंटर में जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारा जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो हमको दे रखा गया है, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमको दे रखा गया है इसके सेंटर पे दैट इज प्लस का Ze, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए हमसे बोल रहा है कि जो स्फीयर है ये न्यूट्रल है। अगर स्फीयर न्यूट्रल है तो टोटल नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे कितना रहा होगा, आपने कहा सर टोटल नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारा माइनस का Ze रहा होगा कि नहीं रहा होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, ये हमारे पास जो स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है, तो देखो अगर इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है तो हमें जो है स्मॉल आर पॉइंट पे, ये जो स्मॉल आर रीजन है, इस स्मॉल आर रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बता दो। तो आपका केस देखिए, अगर हम लोग यहाँ से इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये केस कौन सा हो जाएगा, जब आपका जो स्मॉल आर है ये क्या होगा लेस देन कैपिटल आर, मीन्स द पॉइंट मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट आपका क्यू है, पॉइंट क्यू लाइज इनसाइड द स्फीयर वाला, ये वाला केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोगों को निगेटिव चार्ज पता चल जाए तो हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो आप देखो कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे जो 4/3 पाई आर क्यूब ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम है। इस पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है नेगेटिव, माइनस का Ze, यही तो है कि नहीं है। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो इस स्मॉल रीजन के लिए क्या चाहिए, टोटल नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। मान लो 10 टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये। तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी होगी, एक टॉफ़ी की कॉस्ट होगी 1 रुपये। और अगर हमें 5 टॉफ़ी की कॉस्ट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस का Ze। तो अगर हम लोग 1 यूनिट के लिए निकाल लें नेगेटिव चार्ज तो 1 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस का Ze अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्फीयर है, ये जो स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो इसकी वॉल्यूम के लिए क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब के लिए, क्योंकि स्मॉल रेडियस है इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका नेगेटिव चार्ज को। तो ये आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस स्मॉल रेडियस आर के लिए। हमको यही चाहिए था, ठीक है। तो देखिए 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, तो हमारे पास जो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज फॉर रेडियस स्मॉल आर, इसके लिए हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया आपका, माइनस का Ze स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और सेंटर पे क्योंकि सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे आपका चार्ज कितना है, प्लस का Ze। तो हम लोगों को अगर नेट चार्ज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस Ze से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ रहा होगा, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ze और प्लस करेंगे भाई क्योंकि हम लोगों को तो नेट चार्ज चाहिए, माइनस का Ze स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये तो आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो Ze माइनस Ze
स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अगर हमारे पास टोटल चार्ज आ गया है तो आप एक बात बताओ, क्या हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो आपका जो फ्लक्स है एक बार क्या रहा होगा, E इंटू 4πr² के बराबर रहा होगा, और एक बार आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इक्वेट करें तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q, यहाँ पे हमारे पास देखो हम लोगों को पता है दैट इज ZE माइनस ZE r³ अपॉन कैपिटल R³ अपॉन क्या हो जाएगा, ये ε0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग E की वैल्यू निकालें तो E हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, दैट इज़ ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका ये, इसको अगर अपने लोग देखें तो ये ZE माइनस ZE r³ अपॉन कैपिटल R³ और अपॉन क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, अगर अपने लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ज़रा आप लोग निकाल कर देखिए 1/4πε0। अच्छा देखो ये क्या आ जाएगा, ZE/r² माइनस का ZE/r³ r² इंटू r³ हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल R³ है तो ये r² से एक r चला गया, तो हमारे पास E नेट जो आ गया, जब हमारा जो पॉइंट है इनसाइड लाई कर रहा है उसके लिए हमारे पास E नेट की वैल्यू आ गई 1/4πε0 ZE/r² माइनस ZEr/r³ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जब हमारा P पॉइंट जो है इनसाइड लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है ऑन द सरफेस की बात करें, अगर हम ये मान के चलें कि जो P पॉइंट है वो सरफेस पे लाई कर रहा होगा, तो उस समय जो नेट चार्ज होगा Q नेट वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगेन E नेट क्या आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं E नेट क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड रीज़न की अगर हम लोग बात करें, मान लो जो P पॉइंट है वो बाहर की तरफ लाई कर रहा होगा, तो अगर ऑन द सरफेस होगा तो R इक्वल्स टू कैपिटल R मान लें, और जब अगर हमारा पॉइंट जो है आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड अगर पॉइंट लाई करेगा तो जो आपका स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इस कंडीशन में भी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है, 0 के बराबर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर नेट चार्ज 0 है क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स होगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों से क्या बोल रहा था कि हम लोगों को जो है इनसाइड पॉइंट पे क्या निकालना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालना था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।